वालेकुम। लेगेसी ऑफ बिलाल पाशा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ सज्जल अशरफ। द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज़ जापान अर्थक्वेक, जो कि 1 जनवरी 2024 में, जो बिल्कुल हमारा न्यू ईयर का वेरी फर्स्ट डे था, उस दिन आया था। दिस अर्थक्वेक वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 7.6। और ये मैग्नीट्यूड जो है, इस मतलब ये अर्थक्वेक इतनी ज़्यादा स्वेयर मैग्नीट्यूड का था कि इस मैग्नीट्यूड की वजह से आपके पास सिंगल डे में 155 प्लस अर्थक्वेक जो हैं वो आपको एक ही दिन में जापान वाले साइड पे आपको देखने में मिले। और इस अर्थक्वेक का नतीजा जो है वो ये हुआ कि बेसिकली इस अर्थक्वेक की जो आपके पास एपी सेंटर था अर्थ का, वो सी ऑफ जापान की वेस्ट साइड पे लाई कर रहा था। और सी ऑफ जापान की वेस्ट साइड पे लाई करने की वजह से आपके पास जो सी ऑफ जापान में जो वेव्स उड़ी थी वो 1.2 मीटर वेव्स, 1.2 मीटर्स की हाइट तक जो वेव्स हैं वो उठना अराइज होना शुरू हो गई थी। और जापान में टी सुनामी का सायरन, जापान में टी सुनामी का जो ख़तरा है, जो थ्रेट है, वो भी आपके पास वहाँ पर लाई करना शुरू कर गया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर डजन्स ऑफ बिल्डिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई आपके, मतलब इतना ज़्यादा ऑल्दो नुकसान नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 55 पीपल जो हैं उनकी डेथ आपको देखने में मिली। अब द थिंग इज़ डैट कि वाई जापान इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक, मतलब वाई द रीजन जापान हमने मतलब देखा है। 2001 का हमने अर्थक्वेक उनका देखा है, हमने वहाँ पर सुनामी देखा है। तो द रीजन, वाई द रीजन ऑफ जापान इज़ सो प्रोन टू अर्थक्वेक। जो हमारे पास, मतलब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास ये अभी रिसेंट हमारे पास अर्थक्वेक आया, इसका नाम हमने 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक, या इसको आप नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का भी नाम आप देते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जापान का एक रीजन है जिसका नाम है यहाँ पर नोटो पेनिनसुला। पेनिनसुला जो है वो बेसिकली एक ऐसे रीजन को कहते हैं जो अपनी 3 साइड से, मतलब जो अपनी 3 साइड से जो है वो पानी से घिरा हुआ होता है। मतलब 3 साइड में, जिसकी 3 साइड में पानी हो, उस रीजन को आप कहते हो पेनिनसुला। और इस वाले अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो यहाँ पर लाई करा था, नोटो पेनिनसुला के यहाँ पर। और ये जो है इसकी वेस्ट साइड पे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये था सी ऑफ जापान। इस एपिसेंटर से, मतलब नोटो पेनिनसुला से, जो जापान का कैपिटल है टोक्यो, वहाँ से टोक्यो तक का जो डिस्टेंस था वो था आपके पास 500 किलोमीटर। इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद स्टिल इस अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी है वो टोक्यो में भी फील की जा सकती थी। अब द थिंग इज़ डैट कि वाई, मतलब वाई देर इज़ अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक होता क्यों है। अगर हम इसकी रीजंस की बात करें तो हमारे पास कुछ प्लेट्स होती हैं, उनका नाम होता है टेक्टोनिक प्लेट। और बेसिकली इनकी जो लोकेशन है वो है अर्थ की क्रस्ट। हमारे पास अर्थ की लेयर होती है, जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है, उसको आप क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट से जो इंटरनल लेयर है, मतलब 3 लेयर्स होती हैं अर्थ की बेसिकली। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम कोर कहते हैं, जो हमारे पास सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम मेंटल कहते हैं, और जो सबसे आपकी आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल की अमेलगमेशन की वजह से जो हमारे पास प्लेट्स बनती हैं, जो हमारे पास रॉक्स बनती हैं, उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दे देते हैं। और इस टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आपको अर्थक्वेक जो है वो देखने में मिलते हैं। अब जो हमारा कोर ऑफ द अर्थ है, जब मतलब ये जो हमारा कोर है, ये बेसिकली अर्थ का आउटर मोस्ट जो हीट पार्ट होता है ना, आउटर मोस्ट, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अर्थ का ऐसा पार्ट जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है। इसमें टेम्परेचर की राइज़ की वजह से हमारे पास जो है वो कन्वेक्शन करंट, मतलब जो हीट की वजह से जो करंट्स जो हैं मूवमेंट देखने को मिलते हैं, उनको आप कहते हो कन्वेक्शन करंट। तो इस टेम्परेचर के राइज़ की वजह से आपको कुछ करंट्स देखने में मिलते हैं, जिसको आप नाम देते हो कन्वेक्शन करंट का। और जब ये कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं तो आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। और जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो उसमें हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से जो है वो हमें देखने में मिलते हैं द टर्म विच वी कॉल्ड अर्थक्वेक। अगर हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जापान, मतलब वाई जापान इज़ सो प्रोन टू द अर्थक्वेक, इफ़ वी डिग अपॉन द रीज़न, इफ़ वी डिग इनटू द रीज़न दैट वाई जापान इज़ सो प्रोन टू द अर्थक्वेक, देन वी केम टू नो अबाउट दैट जापान इज़ सिचुएटेड इन द रीजन जिसमें
हमारे पास 4 मेजर जो हैं वो टेक्टोनिक प्लेट हैं। एक है पैसिफिक प्लेट, एक हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, एक फिलिपाइन प्लेट है और एक यूरेशियन प्लेट है। जापान की अगर हम रीजन की बात करें तो बेसिकली जापान की जो जियोग्राफी है, जापान की जो लोकेशन है ऑन द अर्थ, दिस इज बेसिकली द रीज़न बिहाइंड देयर अर्थक्वेक। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द बेसिकली जो यहाँ पर इस बार का जो अर्थक्वेक था उसकी जो रीज़न थी वो यहाँ पर पैसिफिक प्लेट की टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से थी। और पैसिफिक प्लेट है उसमें जो आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट होती हैं वो बेसिकली कन्वर्जन टाइप की होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अपने आप को 3 मेन तरह की जो हैं वो डिफरेंट कह लें कि डिफरेंट तरीक़ों से अपने आप को डाइवर्ट करवाती हैं, डिफरेंट तरीके से अपने आप को जो है वो मूव करवाती हैं। मतलब ये दोनों प्लेट्स हैं, अगर इन्होंने मूव करना है तो कभी कभी अपने आप से दूर चली जाएंगी, कभी कभी ये मतलब दोनों प्लेट्स जो हैं वो करीब आ जाएंगी, कभी कभी मूव करते करते दोनों प्लेट्स दूर चली जाएंगी। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। और यही पैसिफिक प्लेट की इसी पैसिफिक प्लेट की वजह से यहाँ पर जो वोल्केनोज़ एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम मतलब बात करें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के दरमियान जो है वो हमारे पास हमारा रीजन है नेपाल का, जो हमारा नेपाल है इसी वजह से। और नेपाल में जो हमारे पास वो हैं माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़, पाकिस्तान में भी वो आती हैं। तो मोस्टली जो आपके पास जो अर्थक्वेक होते हैं वो हिमालयाज़ ही उनका जो है वो एपी सेंटर होता है। जो एपी सेंटर जो ओरिजिनेट हो रही होती हैं वो बेसिकली हिमालयाज़ की वजह से ही हो रही होती हैं। तो नेपाल जो है ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में के दरमियान सिचुएटेड होने की वजह से जो नेपाल है उसमें बहुत ज़्यादा आपको ख़तरनाक किस्म के जो अर्थक्वेक हैं वो आपको देखने में मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनके थ्रू जो है वो प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कन्वर्जेंट, जिसमें प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के इस तरह से मतलब एक प्लेट है ये वाली और दूसरी प्लेट है फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है। तो एक प्लेट जो है वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही जो है वो इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद है डाइवर्जेंट टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो दो प्लेट्स जो हैं वो जब आपस में मूव करते करते एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो उस टेक्निक को आप कहते हो डाइवर्जेंट। और तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। और ये प्लेट्स जो हैं वो बेसिकली दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रही होती हैं लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही होती हैं। इस चीज़ को आप कहते हो ट्रांसफॉर्म मतलब मूवमेंट। और जो सबसे ख़तरनाक टाइप है वो हमारी कन्वर्जेंट है और वो हमारी ट्रांसफॉर्म है। जो हमारे पास पैसिफिक प्लेट में अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पैसिफिक प्लेट में हमारे पास जो चीज़ मतलब जो हमें मूवमेंट देखने में मिलती है टेक्टोनिक प्लेट्स की वो हमें कन्वर्जेंट टेक्निक के बेस पे देखने में मिलती है। और पैसिफिक प्लेट जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली इनके जोन है और उस जोन का नाम है सबडक्शन जोन। यहाँ पर क्या होता है कि एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के अंदर इंसर्ट हो जाती है और उसकी वजह से अर्थ में आपको एक मतलब अर्थ के जो आपके समुंदर है वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा एक गहरा मतलब गड़ा टाइप आपको देखने में मिलता है। और इस मतलब आपके सी बेड में जो है वो आपको डिफरेंट ट्रेंचेस डिफरेंट होल टाइप देखने में मिलते हैं और उस चीज़ को आप कहते हो ट्रेंच, ठीक है। और ट्रेंच जो है मतलब आपको जापान के एरिया में यहाँ पर एक बहुत फेमस ट्रेंच मिलता है जिसका नाम है जापान ट्रेंच और सी ऑफ जापान में आपको वो ट्रेंच देखने में मिलता है। और ये जो आपका सारा सी ऑफ जापान है यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेंचेस हैं ये इसके अराउंड सी ऑफ जापान जो है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंचेस हैं। और जो आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये सारे का सारा जो है वो जापान ट्रेंचेस के या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंचेस के अराउंड है। इसीलिए इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आपको ऑलमोस्ट 90% अर्थक्वेक और 75% वोल्केनो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर हम जापान की कोस्ट लाइन की बात करें तो जापान की जो कोस्ट लाइन है अभी हम ये देखें सी ऑफ जापान, ये जो जापान की कोस्ट लाइन है ये बहुत ज़्यादा करीब है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। और यहाँ पर ट्रेंच ऑफ जापान की वजह से जापान की जो कोस्ट लाइन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सुनामीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोन है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि मतलब इसीलिए यही रीज़न है कि जापान सुनामीज़ के लिए वल्नरेबल है। इसकी अगर हम बात करें कि टी सुनामी मतलब जो टी सुनामी बेसिकली ये हमारे पास दो टर्म है सू और नामी। सू का मतलब है हार्बर और नामी का मतलब है वेव। मतलब ऐसी वेव्स ऐसी हाइट वाली वेव्स जो हमारे हार्बर पर मतलब जो हमारे समुद्र के साहिल पर हमें देखने को मिली थी उससे उन्होंने नाम रख दिया सुनामी। अब यहाँ पर सुनामी को कंट्रोल करने के लिए जापान ने बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं।
जिनमें सबसे पहले जो है वो हमारा सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट है। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ सुनामी कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो बिल्डअप किए हैं। कोस्टल डाइक्स बनाई हैं, पत्थरों की जो है वो साहिल उन्होंने वो कर दिए अपने समुंदर के इर्द गिर्द जो हैं वो पत्थर के साहिल लगा दिए, जिनको उन्होंने नाम दिया कोस्टल डाइक्स का। उसके बाद उन्होंने सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स बनाए हैं। सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स में आप जो है उन्होंने डिफरेंट टावर्स जो हैं वो बना दिए हैं कि जब कोई सुनामी आता है तो तब मैक्सिमम पर्सन जो हैं वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर अपने आप को सिक्योर कर सकें। उसके बाद उन्होंने वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो अपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं और उन्होंने सी वेल्स बनाई हैं और ये ऑलमोस्ट 40% पार्ट को कवर करी हैं। जो आपका सी ऑफ जापान है उसके 40% पार्ट को कवर कर रहे हैं आपके सी वॉल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मतलब सुनामी ने अर्थक्वेक मतलब वाई मतलब इतना ज़्यादा वाई देयर इज़ अ रीज़न डैट इतना ज़्यादा आपके पास अर्थक्वेक आने की वजह से भी मतलब आपको इतना ज़्यादा अर्थक्वेक की वजह से भी जापान को नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है। तो जापान ने बहुत ब्यूटीफुली जो है वो 3 स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका लीस्ट स्टैंडर्ड है ताइशीन स्टैंडर्ड। ये बेसिकली अर्थक्वेक की प्रिवेंशन के लिए उन्होंने ये चीज़ें की हैं कि आपकी मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल कौन सी होनी चाहिए, आपके बीम्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके पिलर्स की जो आपने मतलब बिल्डिंग्स में पिलर्स लगाने हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, आपकी दीवारों की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, आपके बीम्स की हाइट कितनी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है सी शीन स्टैंडर्ड, जिनमें उन्होंने डैम्पर्स जो हैं वो बिल्डिंग्स के नीचे लगाए हैं। मतलब बिल्डिंग्स के फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे उन्होंने डैम्पर्स लगाए हैं जो कि अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को बहुत ब्यूटीफुली जो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को बहुत ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब करते हैं। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास आता है मैनचीन स्टैंडर्ड और यहाँ पर उन्होंने जो है वो बेस को आइसोलेट कर दिया है, बेस आइसोलेट कर दिया है ज़मीन से, बेस को बिल्कुल उन्होंने आइसोलेट कर दिया है और साथ में उन्होंने आइसोलेट कैसे किया है, लेड और स्टील वगैरह लगाकर ताकि अगर कोई भी किसी भी किस्म का अर्थक्वेक आता है, कितना भी वो ख़तरनाक ही क्यों ना हो, उससे हमारी बिल्डिंग जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इसको मतलब आप अपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप मतलब डिफरेंट प्लेट्स को आप इसमें बता सकते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म और लाइक उसमें आप पैसिफिक प्लेट को बता सकते हैं। इसका जापान वाले का आप वो ज़िक्र भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें आप सुनामी से जो है वो कंट्रोल करने के लिए, सुनामी के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो आप क्या-क्या ले सकते हैं, वो भी आप 4-5 इसमें बता सकते हैं। आप अर्थक्वेक को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये 3 स्टैंडर्ड्स आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।